दिल्ली के शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को राउंड एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को पेश किया गया है, जहां स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में केजरीवाल और ईडी के वकीलों के बीच में बहस देखने को मिली है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और 22 मार्च को कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। तो वहीं बुधवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल कथित घोटाले से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा करेंगे। देश के करीब 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। इन वकीलों ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे समेत कई बड़े वकील शामिल हैं। इन सभी वकीलों ने सीजेआई को पत्र लिखकर के चिंता जाहिर की है और कहा कि एक समूह की तरफ से न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पत्र में लिखा है कि न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट हित समूह के कार्यों के खिलाफ गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ये पत्र लिखा गया है। वकीलों के अनुसार ये ग्रुप न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की राजनीति कर रहा है, खास करके राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में। चिट्ठी में ये तर्क दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इनकम टैक्स की तरफ से पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कांग्रेस की एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें पार्टी ने लगातार 3 वर्षों के लिए आयकर विभाग की कर पूर्ण मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी और याचिका में कांग्रेस ने साल 2014 से 2017 के लिए आयकर विभाग की तरफ से की गई टैक्सेसरी असेसमेंट प्रोसीडिंग के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। 8वीं लिस्ट में पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। यूपी में 4, मध्य प्रदेश में 3, तेलंगाना में 4 और झारखंड में पार्टी ने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की तरफ से अब तक 200 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन पार्टी ने अभी तक हरियाणा की सीटों का ऐलान नहीं किया है। साथ ही गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली और अमेठी सीट पर भी पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस ने फिर से राहुल गांधी को वायनाड से टिकट दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को पार्टी ने राजगढ़ से टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 18 नेताओं को नई जिम्मेदारी दी है, जिसमें हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का नाम शामिल है। ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही अन्य नेताओं को भी पार्टी ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में पार्टी के नेता बैठ करके लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित किया है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने 2014 से पहले के देश के हालात और उसके बाद परिवर्तन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब सराहना की है। इसी दौरान सीएम ने लोगों से चुनाव में वोट करने की अपील की और कहा कि जब आपका वोट गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। अब जब आपका वोट सही हाथों में जा रहा है तो मुजफ्फरनगर कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाने लगा है। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद शिमला लौटी प्रतिभा सिंह के चुनाव न लड़ने पर अब तेवर नरम होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में टिकट को लेकर के चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान आगे का फैसला लेगा। उनके सामने चुनाव लड़ने को लेकर के कुछ समस्याएं थी, इस बात को हाईकमान के सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि हम मिलकर के हर क्षेत्रों का दौरा करेंगे। और वहीं कंगना के मंडी से चुनाव मैदान में उतरने को लेकर के प्रतिभा सिंह ने कहा कि इससे सभी को हैरानी है, बीजेपी के कार्यकर्ता इससे हैरान हैं।
मिशन 2024 को फतेह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को मेरठ से ही अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। मोदी की ये रैली मोदीपुरम में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के पास ग्राउंड में होगी। रैली में रालोद के मुखिया चौधरी जयंत पहली बार प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी जंग में उतर गई है। 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी में सियासी तापमान बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली होगी। वो अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह मेरठ से ही करने जा रहे हैं। इससे पहले भी 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ से ही की थी, जिसके बाद 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया था। महाराष्ट्र में अमरावती की निवर्तमान सांसद नवनीत राणा आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नवनीत का पार्टी में स्वागत किया है। एक दिन पहले ही बीजेपी ने नवनीत राणा को अमरावती से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद नवनीत राणा ने कहा है कि वो पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों पर काम कर रहे हैं और बीजेपी ने मेरी मेहनत का सम्मान किया है। हम चुनाव जीत करके इस बार 400 पार का संकल्प पूरा करेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के नानकमता गुरुद्वारा के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके हत्या कर दी है। तरसेम सिंह पंजाब और तराई में सिखों के सिरमौर माने जाते हैं। इस हत्या से पंजाब में गमगीन माहौल है। फिलहाल पुलिस को मामले में अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस को हत्या में अवैध हथियारों के इस्तेमाल की आशंका है। भारत में निर्मित स्वदेशी तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने गुरुवार को अपनी सफलतापूर्वक पहली उड़ान भरी है। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्मित ये विमान अपनी पहली उड़ान के दौरान 15 मिनट तक हवा में रहा है। आपको बता दें कि मार्च के लास्ट तक वायुसेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सौंप सकता है और इस लड़ाकू विमान को वायुसेना पाकिस्तान की सीमा से सटे बीकानेर स्थित नाल एयरक्राफ्ट स्टेशन पर तैनात किया सकता है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में 31 मार्च तक गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है और 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा और बर्फबारी हुई है।